अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल हसन भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी एंड बुक्स। दोस्तों, अब तक मैंने जितनी किताबों का आपके साथ जिक्र किया या जिन किताबों को डिस्कस किया, उनका तल्लक जिस जॉनरा से था वो या तो फिक्शन है या नॉन फिक्शन में हिस्ट्री से। लेकिन आज जिस किताब का जिक्र करूंगा उसका तल्लक तालीम के शोबा से है, और वो एक ऐसी किताब है जिसने जिस वक्त शाया हुई तब से लेकर अब तक सोशल साइंसेज की थर्ड मोस्ट साइटेड बुक है गूगल स्कॉलर के अकॉर्डिंग। और उसको लिखने वाला जो अदीब है उसका तल्लुक लैटिन अमेरिका से है। दोस्तों, उस किताब का नाम है पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, और उसका तर्जमा जो है वो मजलूमों की तरक्की के नाम से उर्दू में भी हो चुका है। अगरचा मजलूमों की तरक्की मेरा ख्याल है कोई अप्रोप्रिएट नाम नहीं, बल्कि मजलूमों की तालीम होता तो ये ज्यादा बेहतर होता। और ये तर्जमा इंडिपेंडेंटली अगर आप पढ़ें कि सिर्फ आप तर्जमा भी पढ़ें तो मेरा ख्याल है कि ये किताब आपको उस तरह समझ नहीं आएगी, बल्कि इसके साथ साथ इंग्लिश को भी आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो मजलूमों की तालीम या पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड जो है वो पालो फ्रेरे की किताब है। पालो फ्रेरे 1921 में राइसेफ में पैदा हुए, ब्राजील में। उन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम हासिल की थी वो चूंकि ग्रेट डिप्रेशन का दहाई थी, दौर था 1929 1930, तो उस ग्रेट डिप्रेशन में लैटिन अमेरिका भी ऑब्वियसली जिस तरह पूरी दुनिया मुतासर हुई थी वैसे ही लैटिन अमेरिका हुआ, और वैसे ही पालो फ्रेरे का खानदान भी उससे मुतासर हुआ। और इसी वजह से पालो फ्रेरे जो है वो अपनी तालीम बाकी बच्चों की तरह जारी ना रख पाया। वो कहते हैं कि मैं नालायक नहीं था या तालीम में मेरी दिलचस्पी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मेरे जो समाजी हालात थे या मेरे मुआशरती हालात थे, मुआशी हालात थे, वो मुझे तालीम की तरफ मतवज्जा होने पर रोकते थे। और यही वो सूरत हाल थी जिससे गुजर कर पालो फ्रेरे ने अपनी थ्योरी पर काम करना या सोचना शुरू किया कि किस तरह गरीब या कम आमदनी वाले बच्चों को भी तालीम दी जा सकती है, या वो लोग जो इस सारे सिस्टम में, जो एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है, उसके मुताबिक नहीं चल सकते या उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको कैसे तालीम दी जाए। 1943 में जब पालो फ्रेरे के घर वालों के हालात कुछ बेहतर हुए तो उन्होंने लॉ में एडमिशन लिया। लॉ में उन्होंने वहां फिलॉसफी पढ़ी, स्पेशली फिनोमिनोलॉजी और साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज के कोर्स को ज्यादा तवज्जो दी। और इसी वजह से 1944 में वो लॉ प्रैक्टिस की बजाय एजुकेशन में चले गए और सेकेंडरी स्कूल में बतौर टीचर भर्ती हो गए। वहीं 1994 में ही उन्होंने अपनी फेलो टीचर के साथ शादी की और उनके साथ मिलकर आगे काम किया। 1946 में उनको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर का हेड बना दिया गया, जहां उन्होंने गरीब और अनपढ़ लोगों को तालीम देना शुरू की। और वहीं उन्होंने अपनी जो क्रिटिकल पेडागोजी की थ्योरी है उसके ताने बाने सुनना शुरू कर दिए, और यही थ्योरी आगे चलकर लिबरेशन मूवमेंट बुनियाद बनी। पालो फ्रेरे जो हैं वो 1961 में जब डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड एक्सटेंशन के हेड बने तो उन्होंने अपनी इसी थ्योरी को प्रैक्टिकली करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो 45 दिनों में 300 गन्ने के खेत में काम करने वाले किसानों को तालीम दी, और वो अनपढ़ लोग सिर्फ 45 दिन में पढ़ना लिखना सीख गए, जिसको देखकर गवर्नमेंट ने उन्हें 1962 में ये इजाजत दे दी कि वो कल्चरल ग्रुप जो हैं वो बना लें। और इसी बुनियाद पर हजारों पूरे मुल्क में, पूरे ब्राजील में जो है वो हजारों कल्चर ग्रुप बने जहां एजुकेशन दी जा रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है 1964 में ब्राजील में कू हो गया, और जो नई हुकूमत थी उन्होंने पालो फ्रेरे को गद्दार करार दिया और उन्हें 70 दिन जो है वो जेल भुगतना पड़ी, जिसके बाद
जब वो रहा हुए तो उन्होंने बोलीविया चले गए और वहां से वो चिली चले गए, और बाकी मानदा जो है वो अपनी जिंदगी उन्होंने इस तरह जलावतनी में गुजारी तकरीबन आने वाले एक दहाई। और इसी दहाई में जहां वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे थे तो उनने अपनी किताब लिखने पे भी फोकस किया, और स्पेशली पहले जो थे उन्होंने एजुकेशनल प्रैक्टिस फॉर फ्रीडम लिखी 1967 में, और अगले ही साल 1968 में उन्होंने ये किताब जिसका उर्दू तर्जुमा मजलूमों की तरक्की है, पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड, वो लिखी। पहले ये किताब पुर्तगीज में लिखी गई थी, लेकिन जब 1970 में ये किताब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई तो उन्हें हार्वर्ड जैसे बड़े अदारे ने विजिटिंग लेक्चरर के तौर पर बुला लिया, और इसके अलावा वो ऑक्सफोर्ड में भी उसके बाद पढ़ाते रहे। अगरचा इस दौरान उन्होंने अपनी जो तमाम तर तवज्जो है वो अडल्ट लिटरेसी पर रखी, या इलिटरेट या गरीब तबके के जो लोग हैं उन पर रखी, और 1979 में वो वापस अपने मुल्क आए। दरअसल 1980 में ही उनका जो है वो जलावतनी का खात्मा हुआ था। वापस आने के बाद वो वर्कर पार्टी के साथ मुंसलिक हुए और अपने अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम को चलाते रहे, लेकिन जब वर्कर पार्टी गवर्नमेंट में आई, हुकूमत बनी जब उनकी, तो उन्हें सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन बना दिया गया और वो उस अहदे पर काम करते रहे, और उनकी वफात जो है 1997 में हुई। पालो फ्रेरे ने भरपूर जिंदगी गुजारी। उनके काम को अगर देखा जाए तो वो 20वीं सदी के जितने भी मशहूर फिलोसफर हैं या अपने अहद के जितने फिलोसफर हैं उनसे उनने जो है वो बहुत कुछ इस्तिफादा हासिल किया या वो उनसे मुतासर हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनकी जो क्रिटिकल पेडागोजी में देखें या इस थ्योरी में देखें या इस किताब में देखें तो आपको नजर आता है, वाज़ह नजर आता है कि इन पर मार्क्स का असर है, इन पर उस वक्त सार्थर का असर है, और वो हैगल और कांट को फॉलो करने वाले जो हैं वो शख्स नजर आते हैं उनकी तहरीरों में। इसके अलावा जो उनकी एजुकेशनल थ्योरी है वहां भी वो रूसो और जॉन डेवी को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड पे। पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड के 4 अबवाब हैं, और इसको 4 अबवाब में इस तरह तकसीम किया गया है, बल्कि इस 4 अबवाब में यह समझाया गया है कि किस तरह जो है वो मजलूमों को तालीम दी जाती है, या जो हमें तालीम दी जा रही है वो मजलूम पैदा करती है या वो एक तरह का इस्तेहसाल है। तो इसको यूं तकसीम कर लेते हैं कि पहले ये समझते हैं कि एजुकेशन है क्या, तालीम का मकसद क्या है। तालीम के 2 ही मकसद होते हैं। एक तो सिंपली ये है कि हम तालीम हासिल करें, जिस तरह हमारे वालिदैन कहते हैं कि भाई बेटा तालीम हासिल करो, फलां फलां डिग्री लो और सिस्टम का हिस्सा बन जाओ, पैसे कमाओ और दैट्स इट। या हमारे टीचर्स हैं वो भी यही बताते हैं, बल्कि हमारा पूरा मुआशरा जो है वो उस सारे सेटअप को सपोर्ट कर रहा होता है, और बल्कि कह रहा होता है कि भाई आप इस सिस्टम का हिस्सा बनो। लेकिन दूसरी तरफ जो सोच है वो ये है कि एजुकेशन या तालीम जो है उसका मकसद तो बेसिकली आपको शऊर देना है, आपको एक आजाद इंसान बनाना है, आपको एक सोचता समझता जीता जागता इंसान बनाना है। लेकिन यहां जो सिस्टम है, जो तालीम दी जाती है, वो आपको आजादी या एक आजाद इंसान बनने की तालीम नहीं होती, बल्कि सिस्टम का हिस्सा बनने की तालीम होती है। अच्छा ठीक है, सिस्टम का हिस्सा बनने में मसला क्या है और कैसे ये तरीका तालीम जो है वो हमें सिस्टम का हिस्सा बनाता है, और उसके बाद और वही एजुकेशन सिस्टम जो है वो खामोशी के कल्चर को परवान चढ़ाता है, और यही खामोशी जो है वो जुल्म को बढ़ावा देती है। तो पालो फ्रेरे ये कहता है कि यहां जो तरीका तालीम है या जो मॉडल है तालीम का वो बैंकिंग मॉडल है। बैंकिंग मॉडल क्या है? बेसिकली वो ये कहता है कि जो तालीम दी जाती है उसमें ये होता है कि बच्चा जो है वो बिल्कुल एक अकाउंट की तरह होता है, बैंक अकाउंट की तरह, और टीचर जो है वो बैंकर हैं, और उन बैंकर्स का ये काम है कि उन्होंने वो अकाउंट भरना है, डिपॉजिट पूरा करना है। टीचर बस सिर्फ स्टूडेंट को एक बर्तन समझकर उसमें मालूमात भर रहे होते हैं, उनकी अपनी कोई सोच नहीं होती।
इस सिस्टम में जो उस्ताद है वही ऑल इन ऑल होता है, और उसके पास भी वो है जो एजुकेशनिस्ट जो है वो उसको देते हैं, एक प्लानर है, वो तशरीह करता है उस सारे कंटेंट की जो उसको मिला होता है, और बच्चों को वो कंटेंट जो है वो याद करना होता है। बच्चों का क्या काम है, वो याद करें, याद करके उसको दोहराएं, और दोहराने के बाद उसको वो इम्तिहान में लिख दें। अगर वो इम्तिहान में लिख देते हैं तो वेल एंड गुड, वो जो है वो पास हैं, वो बहुत ज़हीन समझे जाते हैं, वरना वो नालायक हैं, चाहे उनका मेंटल लेवल किस दर्जे पे है। तो ये जो बैंकिंग मॉडल है ये हमें इस सिस्टम में रहकर जो हमारे ऊपर मुसल्लत करता है उसमें रहकर हमें डम्ब बनाता है। हमारी अपनी कोई सोच नहीं होती। जितने भी बच्चे जो चाहे इसी वजह से जो एमफिल और पीएचडी करने वाले हमारे इस सिस्टम में रहने वाले लोग हैं वो टेक्स्ट इंडस्ट्री में तो वो एक अच्छा इजाफा साबित हो सकते हैं, लेकिन सोचने और समझने की या क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत उनमें पैदा नहीं होती। इसी वजह से बैंकिंग मॉडल जो है वो खामोशी के कल्चर को परवान चढ़ाता है। और ये खामोशी का कल्चर क्या है कि आपने जब पढ़ लिया है, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो भी आप अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मफाद हैं उनकी जो है वो आपने हिफाजत करनी है, ना कि अपने मफादात की। और वहां भी जो आपको सरमायादाराना निजाम में बताया गया है वो ही करना है, जो उनके मकासद हैं वो पूरे करने हैं। ये नहीं देखना कि इसका इंसानियत को फायदा है, नुकसान है, वॉट एवर। और इसी तरह अगर आप अनपढ़ हैं, आप किसी जिम्मेदार के मजारे हैं, तो वो बताएगा आप सुस्त हैं, नकम्मे हैं, आप पैदा ही गरीब हुए हैं और आपने गुर्बत में ही मरना है, और यही आपने कबूल करना है। या आप किसी फैक्ट्री में नौकर रह चुके हैं, तो आपने अपनी ये हालत कबूल करनी है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजदूर हैं। मतलब उनके पास आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने की सलाहियत ही नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आसपास का जो मुआशरा है वो कहता है जैसा है वो कबूल करो। और यही बैंकिंग मॉडल और खामोशी का कल्चर जो है वो जुल्म की बुनियाद बनता है। वो जालिम को शय देता है। कैसा जालिम? मसलन आप मजदूर हैं, काम कर रहे हैं किसी भी फैक्ट्री में, तो उसका मालिक जो है वो आपको जो तनख्वाह देता है वो अपनी मर्जी की है, आपके काम के अकॉर्डिंग नहीं है। और यही मॉडल ऑफ एजुकेशन या सिस्टम जो है उसने सब कुछ, हर चीज को जो है वो प्रोडक्ट बना दिया है। इवन इंसान भी प्रोडक्ट है। अब उनके त्यौहार, खुशियां, गमियां, एहसासात, गम, सब कुछ जो है वो एक प्रोडक्ट के तौर पर है, और उससे मुनाफा कमाना है, इस्तेमाल करना है और फायदा उठाना है। हाँ, आप देखें, अब ये जो जालिम है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ताकतवर है तो कुछ अरसे बाद जो है वो ताकतवर हो सकता है उसकी ताकत का खात्मा हो जाए और मजलूम जो है वो ताकत हासिल कर ले। तो पालो फ्रेरे की पेडागोजी जो है या क्रिटिकल पेडागोजी जो है वो इस सारे बैंकिंग सिस्टम के ऑपोजिट है। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि आप अपने बच्चों को बैंकिंग मॉडल के तहत एक अकाउंट ना समझे या एक बर्तन ना समझे, बल्कि आपका बच्चा जो है उसे सवाल करना आना चाहिए। उसको आपने जो मालूमात दी हैं वो उस पर सवाल उठाए। और इस सिस्टम में टीचर जो है वो एजुकेशनिस्ट के दिए हुए मवाद का मुतारे ना हो, बल्कि वो ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाए बल्कि बच्चों से सीखे। क्योंकि जो एजुकेशन है वो टू वे सिस्टम है, टीचर भी लर्न कर रहा होता है बच्चों के साथ साथ। तो पालो फ्रेरे ये कहता है कि ये सिस्टम जो है इसमें उस्ताद भी लर्न कर रहा होता है, लिहाजा उस्ताद को बच्चों के लेवल पर आना चाहिए। और जब उस्ताद बच्चों के लेवल पर आएगा, वो उसको सवाल करना सिखाएगा, तो ये बैंकिंग मॉडल की नफी होगी। और इसके बाद वो कहता है कि खामोशी के कल्चर का खात्मा होगा।
पालो फ्रेरे का खुद अपना काम जो है वो अडल्ट लिटरेसी पे बहुत ज्यादा है। तो ये कहता है कि आप अगर किसी किसान को जो किसी फार्म में काम कर, या किसी जो है वो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जो हैं, जब वो मुकालमा करेंगे, पहले बच्चे सवाल उठाएंगे, लेकिन जब नौजवान जो हैं वो मुकालमा करेंगे, बातचीत करेंगे अपने से ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोगों से, तो उनकी एक सोच की नई राह मुतय्यन होगी। वो अलग जाविये से सोचना शुरू करेंगे, और उनके पास जिन चीज की मालूमात नहीं थी, मसलन जो आका उसे बताता था कि यार तुम तो निकम्मे हो, तुम काम नहीं करते और ये तो तुम्हारी किस्मत है। अब जब मुकालमा करेंगे पढ़े लिखे लोगों के साथ, तो वो नौजवान जो हैं उन्हें पता होगा, बल्कि उनके अंदर ये सोच पैदा होगी कि यार हम तो इस सिस्टम में काम करते हैं, हम तो फायदा देते हैं मालिक को, हम इस फार्म में या इस फैक्ट्री के जो रेवेन्यू का बेसिक जरिया है। तो उन्हें अपने हकूक का पता चलेगा, वो अपने हक के लिए लड़ सकेंगे। और यही जब बैंकिंग मॉडल का खात्मा होके क्रिटिकल पेडागोजी या क्रिटिकल एजुकेशन या तनकीदी सोच उभारने वाली तालीम जो है वो परवान चढ़ेगी, तो खामोशी के कल्चर का खात्मा होगा। और इससे जो जालिम और मजलूम का सिनेरियो आज तक चलता आ रहा है उसका खात्मा होता है। अच्छा, वो खात्मा कैसे है? पालो फ्रेरे ये कहता है कि यार ये सिस्टम अगर ऐसे ही चलता है कि कभी एक जालिम है तो दूसरा मजलूम है, दूसरा जालिम है तो पहला मजलूम हो जाएगा, और ताकत के साथ ये जो इस्तेहसाल आता है इसका खात्मा एक ही तरह से हो सकता है, और वो ये है जालिम और मजलूम दोनों आजादी हासिल करें उस सोच से जो इंसान को डिह्यूमनाइज करती है, और उनके अंदर आजादी की सोच परवान चढ़े कि वो इंसान बनना चाहते हैं, और बैक वक्त जालिम और मजलूम इस सिस्टम से बाहर आए, तो तब जाकर इस सारे इस्तेहसाली निजाम का खात्मा हो सकता है। वरना तो यही है कि एक जालिम है, दूसरा मजलूम है, दूसरा मजलूम जब ताकत हासिल करेगा तो जालिम होगा। यही हम पूरे अपने आसपास के जितनी भी या पिछले तारीख में देखते हैं, तो हमें यही एक पैटर्न नजर आता है। लेकिन जो क्रिटिकल पेडागोजी है, अगर आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल पेडागोजी जो है या क्रिटिकल थिंकिंग की बात एजुकेशन में सबसे पहले पालो फ्रेरे ने नहीं की, हाँ रूसो ने इससे पहले इस पे बात की है, बल्कि इस थ्योरी से पहले जो पालो फ्रेरे ने डेवलप की, उससे पहले जॉन डेवी जो है वो अपनी लेबोरेटरी में क्रिटिकल थिंकिंग या तनकीदी सोच या सवाल करने वाली सोच की प्रैक्टिस कर रहा था बच्चों पर। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड या क्रिटिकल पेडागोजी जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है रूसो या डेवी से, लेकिन इस पे एक पूरा काम, इसको पूरा जिस तरह थ्योरी का शक्ल दी और उस थ्योरी को पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट किया, ये सिर्फ और सिर्फ पालो फ्रेरे का काम है। हाँ, अमेरिका ने इस पूरे जो मॉडल को अपनाया, और लेकिन वो ये कहते हैं कि ये बच्चों तक रहनी चाहिए, बड़ों तक नहीं आनी चाहिए ये क्रिटिकल पेडागोजी, या अपर एजुकेशन या आप ये कह सकते हैं हायर एजुकेशन पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंतशार पैदा करती है। क्योंकि जब हायर एजुकेशन पर बच्चे अपना इस्तेहसाल होता देखेंगे, वो बात करेंगे, तो वो मुआशरे में डिस्टर्ब या टेंशन के बास बनता है। इसीलिए जो है वो उन्होंने सिर्फ इसे बच्चों तक महदूद रखा है। मतलब उन्होंने अप्लाई तो किया है, लेकिन उतना इससे इस्तेफादा हासिल किया जितना के सिस्टम को जरूरत थी, ना कि ओवरऑल इसको इंप्लीमेंट किया है। तो जब जालिम और मजलूम जो है वो खुद को इस सारे निजाम से या इस सारे डिह्यूमनाइज निजाम से आजादी हासिल करते हैं, वो इंसान को प्रोडक्ट के तौर पर नहीं देखते, बल्कि उसकी खुशी, गम, एहसासात का जो है वो प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, तो वो उस सारे सिस्टम से निजात हासिल करते हैं जो इनको इंसान बनाने की बजाय एक शय के तौर पर पोर्ट्रे कर रहा होता है। तो यही मकसद है पालो फ्रेरे की इस थिंकिंग का कि यार जो मजलूमों पर जुल्म हो रहा है, या जो गरीबों को गरीब रखने का ये निज़ाम है, या गरीबों के इस्तेहसाल का ये जो निज़ाम है, ये ख़त्म होना चाहिए।
इसका खात्मा होना चाहिए। और ये उसने एक पूरी थ्योरी दी जो तालीम से पैदा होती है, जो तालीम से इस सारे माहौल को चेंज कर सकती है, इस निज़ाम को चेंज कर सकती है। तो पालो फ्रेरे की पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड से अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये किताब पसंद है तो आप कमेंट में ज़रूर राय दें, या अगर आपने इसको पढ़ा है, समझा है, तो भी बताएं। और मुझे अगली वीडियो में कौन सी किताब का जिक्र करना चाहिए अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।